साहब 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। साहब कुछ खाने के लिए पैसे दो ना साहब। एक गरीब का पेट भरेगा तो दिल से दुआ निकलेगी साहब। साहब 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है साहब। एक भिखारी सुधीर के पैर के पास बैठा उससे बार बार भीख मांग रहा था। सुधीर ने पहले तो उसे देखकर अनदेखा कर दिया, पर जब कुछ देर बाद भी वो भिखारी सुधीर के पास से नहीं गया तो आखिर में सुधीर ने अपने बटुए से कुछ सिक्के निकालकर उस भिखारी को दे दिए और बिना उसका चेहरा देखे उसे आगे जाने का इशारा कर वापस से अपने दोस्त विवेक के साथ बातों में लग गया। पर इस दौरान विवेक की नज़र सुधीर के बटुए पर पड़ चुकी थी। अबे ये क्या लाल कपड़ा सा तूने अपने पर्स में रखा हुआ है? अभी कुछ दिनों में तुझे G20 के पेपर वर्क के लिए यूरोप भी जाना है। वहाँ लोग ये सब देखेंगे तो बोलेंगे तू ब्लैक नहीं बल्कि रेड मैजिक करता है। हाँ साले तू भी हंस ले, पर क्या करें, कभी कभी पूर्वजों के पापों की सज़ा पूरे वंश को भुगतनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। अरे सुना ना, मस्त मौसम, तेज़ रफ्तार, खाली ट्रेन है, इससे अच्छा माहौल पता नहीं फिर आए ना आए। विवेक की बातें सुधीर को एक बार फिर बहुत कुछ बयां करने को मजबूर कर रही थी। हालांकि पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो विवेक को कहानी सुनाने को तैयार हो ही गया। विवेक, दरअसल ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। तब मेरे गांव से कुछ ही दूर एक घना जंगल हुआ करता था। उस वक्त ज़माना भी ऐसा था कि आधी से ज़्यादा ज़रूरतें जंगल से ही पूरी हो जाती थी। लोग बहुत कम बाहर जाकर कमाना पसंद करते थे। पर फिर एक रोज़ गांव में महामारी फैल गई। पहले उनका शरीर काला पड़ता, फिर उनकी आंखें, और महज 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती। डर इस कदर बढ़ चुका था कि लोग गांव से पलायन करने लगे थे। पर उस वक्त दादा गांव के मुखिया थे। अगर मुखिया ही गांव छोड़ देता तो बच्चे कुछ गांव वाले भी उम्मीद खो देते। इसलिए दादा ने इस बीमारी का इलाज ढूंढना शुरू किया। शहर से दादा ने डॉक्टर भी बुलवाए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया, खुद को बहुत सी सिद्धियों का ज्ञाता बता रहा था। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो दादा ने एक कुंवारी दुल्हन का इंतजाम कर ही दिया। 1 मिनट, अचानक से ये कुंवारी दुल्हन कहाँ से आ गया? ओह सॉरी, मैं कहानी में कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। दरअसल जब साधु गांव में आया था तो उसने दादा से कहा था कि जिस ज़मीन पर हमारा गांव है वहाँ एक ज़माने में पिशाचों का कब्रिस्तान हुआ करता था। उन्हें वापस इस दुनिया में आना है, और वापस इस दुनिया में आने का उनका सीधा और आसान रास्ता इंसानी जिस्म ही है, जिसके सहारे वो वापस आ सकते हैं। लेकिन पहले पिशाच बहुत ही शक्तिशाली थे और इंसानी शरीर भी, लेकिन अब इंसानी शरीर पहले जैसा ताकतवर नहीं है। कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। इंसान धीरे धीरे बौना होता जा रहा है। उसका शरीर पहले से पतला और छोटा हो रहा है। इसलिए जैसे ही पिशाच की आत्मा इंसानी शरीर में आती है तो उसका शरीर काला पड़ने लगता है। वो पिशाच की शक्तियों को शरीर संभाल नहीं पाता और दम तोड़ देता है। सुधीर की बातें सुन अब विवेक के मन में भी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। साथ ही उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि आज से पहले उसने पिशाचों का नाम सिर्फ फिल्म और कहानियों में ही सुनी थी। लेकिन आज पहली बार वो सुधीर से पिशाचों का सच सुन रहा था। तो फिर तेरे दादा ने पिशाचों से पार पाने के लिए क्या किया? विवेक का ये सवाल सुनकर सुधीर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम्हारे दादा ने फिर क्या किया? और उस साधु का क्या? दरअसल विवेक, दादा जब साधु के पास गए तो उन्होंने इन पिशाचों से निपटने के लिए एक उपाय बताया था। पर उस वक्त दादा को जरा से भी भनक होती तो वो ये सपने में भी नहीं करते। ऐसा क्या बताया था साधु ने? साधु ने कहा कि वो गांव को बचा सकता है, लेकिन उसे एक रात की दुल्हन चाहिए, कुंवारी दुल्हन, जिसके साथ वो सिर्फ 3 फेरे ही लेगा, क्योंकि अगले दिन वो साधु उस लड़की की बलि दे देगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि ये आखिरी रास्ता है गांव को बचाने का। अब ये क्या पहेली है? कुंवारी दुल्हन, 3 फेरे, बलि। भला लोग किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसी हैवानियत है? सुधीर की बात सुनते ही विवेक ने झुंझलाते हुए कहा था, लेकिन सुधीर तो उसे वो बता रहा था जो हो चुका था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने कहानी के शुरू में ही कह दिया था विवेक, कभी कभी अपने पूर्वजों के कर्मों की सजा उसकी पूरी पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। दादा ने जब आसपास के बचे हुए लोगों से पूछा कि क्या कोई अपनी कुंवारी बेटी को बलि के लिए देगा, जाहिर सी बात थी गांव का एक भी आदमी बलि के लिए अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। मगर दादा को किसी भी तरह गांव को बचाना था, इसीलिए दादा ने एक राह चलती लड़की को अगवा कर लिया।
फिर नशा देकर जबरदस्ती उसकी 3 फेरे वाली शादी उस साधु से करवा दी। तो क्या फिर पिशाचों से साधु ने गांव को आज़ाद करवाया? कहानी इतनी भी सीधी नहीं है दोस्त। दरअसल शादी के बाद साधु उस लड़की को अपने साथ कमरे में ले गया, लेकिन अगली सुबह जब दादा ने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा खून से लथपथ था। साधु के जिस्म के लोथड़े कमरे की दीवार में चिपके पड़े थे, और तो और पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। लेकिन एक सवाल भी था जो कमरे में बिना कहे गूंज रहा था। वो लड़की कहाँ गई? साधु का यह हाल किसने किया? विवेक ने चौंकते हुए तुरंत ही सुधीर से पूछा था। इस पर सुधीर का कहना था, हाँ, आखिरी बंद कमरे से वो लड़की कहाँ गई? सबको यही सवाल खाया जा रहा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पर इस हादसे से एक बात अच्छी हुई थी, गांव के लोगों का मरना रुक गया था। कहीं ना कहीं गांव के लोग खुश थे, सिवाय दादा को छोड़कर, क्योंकि इतना सारा खून और मांस देखकर दादा का मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। वो अब खोए खोए से रहने लगे थे। कभी कभी अचानक ही आसमान देखकर जोर जोर से रोने लगते, तो कभी खाली दीवार देखकर हंसने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर फिर एक दिन जब मैं दादा के कमरे में गया तो देखा वो खुद को फांसी लगा रहे थे। पर मुझे देखते ही मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं और मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? बेटा, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा अब मेरे पूरे वंश को भुगतनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया है आपने जिसकी सजा मुझे भी मिलेगी? बेटा, गांव किसी पिशाच के कब्रिस्तान पर नहीं बना है, बल्कि ये सब मेरी सोची समझी चाल थी। मैंने खुद गांव के लोगों को मारा था, उन्हें गायब करवाया था, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिस लड़की को मैंने साधु के संग ब्याहा था वो उसी महिला सरपंच की बेटी है जो मेरे खिलाफ खड़ी हो रही थी। ये लड़की उसकी ही बेटी है, और तो और उसने पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती करवाई थी। और वो साधु नहीं बल्कि एक चोर था जिसे मैंने पुलिस से बचाया था। मैंने लड़की को स्कूल से अगवा कर उसे नशे की दवाई दे दी थी, और साधु से शादी करवाने के बाद मैंने ही साधु को जान से मार दिया। फिर आज जंगल में लड़की का बलात्कार किया, और जब मन भर गया तो उसे जिंदा ही जंगल में दफना दिया। पर अब उस लड़की की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, हर वक्त मेरे कंधे पर बैठी हुई रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मैं पागल होता जा रहा हूँ। मुझे अब उसका रोना और बर्दाश्त नहीं होता है। दादा ये बोल ही रहे थे कि अचानक ही मेरी नज़र जब आईने में पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दादा का कहा एक एक लफ्ज़ सच था। सच में दादा के कंधों पर शादी के जोड़े में बैठी एक लड़की रो रही थी, और उसके आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। दादाजी, आपने जो पाप किया है उसे इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, और आपके किए की सजा अब हम सबको कब तक भुगतनी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। मैंने गुस्से में दादा से कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। उस रात दादा ने खुद को फांसी लगा ली, और फिर इसके कुछ दिन बाद मैंने जिद करके अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। पर दादा की कही एक एक बात मेरे जहन में आज भी गूंजती है, क्योंकि जब दादा उस लड़की का बलात्कार कर रहे थे तो उस लड़की ने कसम खाई थी कि जब तक वो हमारे पूरे वंश को ख़त्म नहीं कर देती वो मुक्ति को नहीं अपनाएगी। और जैसा उस लड़की ने कहा था उसने कर दिखाया, क्योंकि जब हम शहर में आकर रहने लगे तब एक दिन पापा ने कहा कि उन्हें भी दिन रात किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उनके कंधे में बहुत दर्द रहता है। ये सुनते ही मैंने चुपके से आईने में देखा तो मेरा सारा शक एक पल में यकीन में बदल गया था। शादी के जोड़े में एक सड़ी गली लड़की पापा के कंधे पर बैठी हुई खून के आंसू रो रही थी। तब मैं एक अघोरी से जाकर मिला। फिर उसने मुझे बताया कि अगर मैं उस लड़की के शरीर का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर देता हूँ तो ना चाहकर भी उस लड़की को मुक्ति को स्वीकारना होगा। लेकिन उस लड़की की लाश ढूंढने में मुझे देर हो गई। जब तक मैं उस लड़की का अंतिम संस्कार कर पाता पापा ने खुद को फांसी लगा ली थी। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस लड़की की लाश को जंगल से ढूंढ निकाला और विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो जो तुम पूछ रहे थे कि लाल कपड़ा में क्या है, तो बता दूं, उसमें चावल नहीं बल्कि उसी लड़की की अस्थियां हैं, और इसे मैं अपने पास सिर्फ इसलिए रखता हूं ताकि बिना डरे रात को सो सकूं। तो अब बता, कैसी लगी तुझे मेरी ये सच्ची कहानी? कहानी तो अच्छी है, बस थोड़ी सी अधूरी है।
अधूरी है? पर कैसे? तेरे दादा ने जब लड़की को अगवा किया था तो वो भूल गया था कि उस लड़की का एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई शब्द सुनते ही सुधीर के कान खड़े हो गए थे। उसकी आंखों में एक बार फिर डर पनपने लगा था, पर इससे पहले उसके गले से डर के शब्द फूट पाते, विवेक ने कमरे के पीछे से चाकू निकाला और सुधीर की आंखों में देखता हुआ एक झटके में उसकी गर्दन में घुसा दिया। सुधीर कुछ ही सेकंडों में बिलबिलाता हुआ दम तोड़ चुका था और फिर सुधीर के मरने के बाद विवेक ने उसकी जेब से बटुआ निकाला और अस्थियों से भरी वो लाल कपड़े की छोटी सी पोटली ले ली और चलती ट्रेन से कूद गया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें